मगध हमने खत्म कर दिया है ना, पूरा मगध खत्म हो चुका है सातवाहन तक। आज चालू हो जाएगा गुप्त। लेकिन गुप्त को चालू करने से पहले मगध एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताओ मगध सारे याद है तुमको? मगध पे कितने शासक हुए थे बताओ? कितने शासक हुए थे? 7 शासक हुए थे मगध पे, है ना। सातों की राजधानी पता होंगी तुमको, संस्थापक पता होंगे तुमको, पता होंगे नहीं पता होंगे, है ना। सातों के संस्थापक और तुमको अंतिम शासक भी पता होंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होएगा ही, नहीं ज़्यादा। तो ये मान लेते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो इसके ऊपर मगध था पूरा। अगर शुरुआत देखेंगे तो यहाँ से मगध की शुरुआत हुई थी, बिहार वाले क्षेत्र से, है ना। यहीं से तो हुआ था। शुरुआत में कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। शुरुआत में कौन सा वंश? हर्यक वंश। उसके बाद में शेषनाग वंश आया, फिर नंद वंश और मौर्य वंश, है ना। यहीं पे तुम देखोगे जितने भी हमने 4 शासक बताए, ये वाले हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश तक, उनकी सबकी राजधानी का क्षेत्र यही रहा। कोई यहाँ राजगृह में रहा, जिसको राजगीर कहते हैं, कोई यहाँ पाटलिपुत्र पटना में रहा, कोई वैशाली में रहा, कोई फिर वापस आकर के पटना आ गया, है ना। ये 4 के चारों वंश इधर ही क्षेत्र में अपनी राजधानी बना करके रहे। ये हुआ था नहीं हुआ था? फिर आया शुंग वंश। शुंग वंश वाले मध्य प्रदेश के आसपास के थे, तो ये कहाँ रहते थे? विदिशा में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये विदिशा इनका राजधानी क्षेत्र हो गया था। फिर आए सातवाहन। सातवाहन इधर चले आए आंध्र प्रदेश के आसपास, इसलिए इनको आंध्र सातवाहन कहा जाने लगा, है ना। तुमने देखा धीरे धीरे ये लोग दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन तुम देखोगे इस बीच में कुछ विदेशी शासक भी आकर के हिंदुस्तान में रहने लगे, है ना। उन्होंने भी अपना साम्राज्य बना लिया। इसको क्या कहते हैं? ISPK। क्या कहते हैं? ISPK, इंडो ग्रीक शक पहलो कुषाण, है ना। इसमें हमने देखा कुषाण है जो इसमें अंतिम है। ये 4 के चारों जो हैं, इन तीनों के पैरेलल चल रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान पे ये तीनों भी साम्राज्य चल रहे होंगे और साथ ही साथ ये 4 भी विदेशी आकर के शासन करने लगे हैं। मतलब ये तुमको पैरेलल दिखेंगे। पैरेलल मतलब एक साथ दिखेंगे। ये भी शासन कर रहे होंगे और ये भी शासन कर रहे होंगे। तुमने देखा होगा शक लास्ट तक चलते हैं, कुषाण खत्म हो जाते हैं तब भी शक चलते रहते हैं। कुषाण खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी शक चलते रहते हैं। कब तक चलते हैं? क्योंकि कुषाणों के एक थे जो सामंत थे। कुषाणों के सामंत कौन थे? कुषाणों के सामंत गुप्त हुआ करते थे, है ना। इनका सामंत लास्ट वाला जो शासक था उसका सामंत कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी, है ना। उसके बाद तुम आगे देखोगे जाकर के गुप्तों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। अच्छा तुम बता सकते हो कुषाणों का राजधानी क्षेत्र कहाँ था? ये तो मगध वालों का हो गया, जो मगध के वंश थे, ये तो मगधों का हो गया। कुषाणों का शासन क्षेत्र कहाँ था? ये ऊपर की साइड में रहते थे, इधर वाला इनका क्षेत्र था कि नहीं था? ये वाला क्षेत्र इनका था। ये जो कुषाण है ये इधर साइड में अपनी राजधानी बना करके रह रहे थे। तुमने देखा कि इधर वाला पूरा एरिया छोड़ दिया है, ये एरिया पूरा छोड़ दिया। मतलब जैसे इन्होंने मगध वालों ने इधर सातवाहन इधर खिसक के आ गए तो उत्तर भारत में कुषाणों को मौका मिल गया। वैसे कुषाण ज़्यादा उत्तर में चले गए तो इधर फिर मगध में दूसरे सामंतों को या जिसको भी शासन करने का मौका मिल गया। मिला कि नहीं मिला? जब भी तुम जगह छोड़ दोगे तो कोई ना कोई तो आएगा उसको भरने के लिए, आएगा। इनके सामंत होते थे, इन्होंने सामंती व्यवस्था को अपनाया। सामंती व्यवस्था में क्या होता था? वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। अब भूमि में क्या होगा? राजा अपनी भूमि देगा तो धीरे धीरे राजा के पास जमीन कम होती जाएगी और सामंतों के पास जमीन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही होगा। ऐसे ही इनमें से एक सामंत हुआ जिसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त नाम था, ठीक है। और श्रीगुप्त ने क्या किया? श्रीगुप्त ने अपना विद्रोह कर दिया इधर क्षेत्र में, हाँ कब्जा क्या कर लिया? उसकी तो जमीन थी ही, वो तो पाया था, वेतन के बदले जमीन मिली थी उसको, तो उसके पास यहाँ की जमीन थी। और उसने क्या किया? यहाँ पे धीरे धीरे राजा का आना प्रतिबंधित कर दिया। कहा कि इस क्षेत्र में राजा नहीं आ सकता। खुद को राजा नहीं घोषित किया उसने ये कह दिया कि यहाँ अब राजा नहीं आ सकते। क्या किया? गुप्तों ने इधर खत्म कर दिया, कुषाणों को खत्म कर दिया और अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन खुद को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया। श्रीगुप्त आया शासन करने के लिए, उसने यहाँ पे अपनी राजधानी क्षेत्र बनाया। इसका नाम था कौशाम्बी। क्या नाम था? कौशाम्बी। कौशाम्बी नाम सुना सा है ना। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पे कौशाम्बी तुमको मिलेगा, ठीक है ना। तो कौशाम्बी में इधर तुमको गुप्तों का शासन क्षेत्र दिखेगा। यहीं से उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। गुप्तों ने ना ही बिहार के मगध को चुना, जो मगध था बिहार में भी होता था, ना ही उसको चुना, ना ही इधर मध्य प्रदेश को चुना, ना ही आंध्र प्रदेश को चुना, ना ही ऊपर का जम्मू कश्मीर और पेशावर पाकिस्तान इधर साइड का वो भी क्षेत्र नहीं चुना। उन्होंने उत्तर प्रदेश का क्षेत्र चुना, जिसको अभी तक किसी ने चुना नहीं था। अभी तक जितने भी शासक हुए हैं कोई उत्तर प्रदेश में शासन करने नहीं आया था। गुप्तों ने सबसे पहली बार कौशाम्बी में अपना राजधानी क्षेत्र बनाया, क्योंकि वहाँ सब नया नया था। वहाँ के लोगों के लिए राजा भी नए थे,
क्योंकि सामंतों ने स्टार्ट किया था। सामंत कोई पहले से कोई वंश तो था नहीं, बहुत बड़ा वंश हो तो लोग वहाँ पर सम्मान दें, तो तुमको नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। इन्होंने वैसे ही प्रोग्राम बनाया कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। और जीरो से क्या स्टार्ट किया, एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम हो गया क्या, गुप्त वंश नाम हो गया। क्या वंश नाम हो गया, गुप्त वंश नाम हो गया। इतना समझ में आया। गुप्त वंश की राजधानी क्या होगी, इसकी राजधानी होगी कौशाम्बी। क्या होगी, अच्छा इसका संस्थापक कौन होगा, संस्थापक होगा श्रीगुप्त। कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त। संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ही है इसका सामंत। गुप्तों का अंतिम सामंत कौन होगा, श्रीगुप्त। इसी ने कनिष्क को इधर कुषाण वंश को खत्म करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन इसको ध्यान रखना, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं है, क्योंकि इसने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया। इसने शासन कैसे किया, सामंत के रूप में शासन किया। कैसे शासन किया, सामंत के रूप में, सामंत के रूप में इसने शासन किया। खुद को एक शासक घोषित नहीं किया, बस यहाँ पे अपना राजधानी क्षेत्र बना लिया और यहाँ पे राजाओं का आना प्रतिबंधित कर दिया, कि मतलब खुद का अलग क्षेत्र हो गया कि मेरे क्षेत्र में राजा लोग अब नहीं आ सकते। तो एक हिसाब से पैरेलल साम्राज्य बना लिया उसने कि इधर अब किसका शासन चलेगा, मेरा चलेगा। राजा नहीं आएगा तो किसका चलेगा, जो यहाँ का सामंत होगा, जिसकी ज़मीन होगी उसी का कहा माना जाएगा। तो ये एक हिसाब से क्या हो गया, पैरेलल शासन चलने लगा। राजा भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ गुप्तों का भी अलग शासन चल रहा है। लेकिन था कौन, ये सामंत था। तो सामंत के रूप में शासन करना स्टार्ट किया किसने, श्रीगुप्त ने। अगला शासक आया कौन, घटोत्कच। कौन आया, घटोत्कच। अच्छा, घटोत्कच ने भी यही किया। घटोत्कच भी स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया, ये भी क्या किया, ये भी सामंत के रूप में इसने भी शासन करना स्टार्ट किया। इसने भी अपने आप को कोई स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया। क्यों, क्योंकि इनमें इतनी योग्यता नहीं थी। योग्यता होनी चाहिए, तुमको सीधे राजा से विरोध लेने का तुम्हारे पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, है ना। और राजा के रूप में शासन करने के लिए तुम्हें थोड़ा दम भी होना चाहिए, साहस होना चाहिए, क्योंकि लड़ना भी पड़ सकता है। ऐसे सामंत हो, तुम्हारा साम्राज्य क्षेत्र है, कोई दूसरा राजा लड़ने आएगा वहाँ पे तो पहले वाला राजा बचाएगा, क्योंकि अभी भी उस साम्राज्य किसके अंतर्गत आता है, जो पहले का राजा होगा। तो जब भी लड़ाई होगी तो दूसरा वाला आएगा राजा बचाने के लिए, तो तुम लड़ाई से बिल्कुल निश्चिंत हो, ऐसा तो होगा। लेकिन अगर तुमने स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया अपने आप को, तो सबसे पहले तो तुम्हें उसी से लड़ाई होगी जिसका वो पहले से साम्राज्य होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए तुम्हें अंदर कलेजा होना चाहिए, इनमें उतना था नहीं। तुमसे पूछा जाएगा संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन इनमें एक और शासक होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। क्या नाम होता है, चंद्रगुप्त। देखो चंद्रगुप्त नाम के बहुत सारे आदमी मिलेंगे तुमको। मौर्य वंश में मिला था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था वो। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, केवल चंद्रगुप्त है। इस वंश में भी कई चंद्रगुप्त हुए हैं, इसलिए इसको पहला चंद्रगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं इसको, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाएगा ये, क्योंकि इस वंश में भी बहुत सारे चंद्रगुप्त हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम कंफ्यूज मत रहना, चंद्रगुप्त प्रथम से समझ जाना वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला प्रथम होगा, क्योंकि पहले तो वो आया था। लेकिन ध्यान रखना वो है मौर्य वंश का। यहाँ गुप्त वंश में सबसे पहला संस्थापक, गुप्त वंश में पहला चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना। नाम इसका केवल चंद्रगुप्त है, प्रथम हमने लगा दिया। ऐसा नहीं जब ये हुआ था तब इसके नाम के आगे वो प्रथम लगा दिया गया था कि आगे भी आएंगे उनका फर्स्ट सेकंड करके नाम रखेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, है ना। ये हमने समझने के हिसाब से लगाया, क्योंकि जितने भी आएंगे सब चंद्रगुप्त लगाएंगे, है ना। जैसे तुम्हारा नाम अभी क्या पोलार्ड है, तुम्हारे खानदान में आगे चल के फिर कोई पोलार्ड हो जाए, है ना, तो फिर तुम पोलार्ड प्रथम कह जाओगे, ठीक है ना। ये सिस्टम रहेगा। अरे आगे चल के फिर से नाम रख देना किसी का, अपने पोते का नाम रख देना। हाँ 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 क्या सर जी, शादी नहीं होगी पोता कहाँ से आएगा। हमने कहा था अगर तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी तो तुम पढ़ रहे हो ना मेहनत करके, अभी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम आया। ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। क्या बोला है इसने, कहा कि हम स्वतंत्र शासक हैं। क्या कहा, स्वतंत्र शासक हैं। अब स्वतंत्र शासक मतलब क्या हो गया, तुमने राजा का सीधे सीधे विरोध कर दिया है, अब तुम सामंत नहीं रहे। इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। क्या कर दिया, स्वयं को राजा घोषित कर दिया कि हम हैं राजा। और ये एक अलग वंश है जिसका नाम है गुप्त वंश, इसलिए इसको कहते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं, ये हो गया वास्तविक संस्थापक। क्या का संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ये कहानी है। इसने भाई साहब किया, इसने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं, पर इसने क्या किया, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया
तो इसका नाम हो गया। तो तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे गुप्त वंश से। एक तो हो जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। दूसरा, स्वतंत्र शासक घोषित करने वाला या वास्तविक संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है ना। अब बात आती है शादी विवाह की, वो देखते रहना। जैसे ये कहता है कि सर हमारी तो होएगी नहीं, तो देख लो भैया, शादी हो जाएगी। अगर तुम शासक बन गए तो तुम्हारी शादी होएगी। ठीक है ना। तो तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साम्राज्य जीतना पड़ेगा। ठीक है, उस पर ध्यान दो, साम्राज्य पे ध्यान दो, शादी पर मत ध्यान दो, साम्राज्य पे ध्यान दो, शादी अपने आप हो जाएगी। तो इसने भी किया क्या, विवाह। क्या किया, विवाह किया। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है ना। ये हो गया, मान लिया जीवन सफल है ना, परमता को प्राप्त कर लिया तुमने, है ना। तो ये विवाह कर लिया इसने। किया किससे, देखो, अरे कह रहा था लड़की से किया है। अरे भैया, ये खुद लड़का है तो लड़की से ही करेगा। तब 377 लीगल नहीं हुआ करता था। ठीक है, देख लो क्या बात है। इसने किया कुमार देवी से। किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देसी लिखने जा रहे हैं, देवी कुमार, हाँ कुमार देवी नाम है इसका, कुमारी देवी नहीं है ये, कुमार देवी है। क्या नाम इनका, कुमार देवी इनका नाम है। और ये लिच्छवी वंश की हैं। किस वंश की हैं, लिच्छवी वंश। सुना है लगता है, कुछ नहीं सुना है लगता। किस कहाँ से सुना है तुमने, बौद्ध धर्म में सुना है। भगवान बुद्ध थे इसी धर्म के क्या, हाँ उनकी माता थी, है ना। उसी वंश से क्या है, उसी वंश की है कुमार देवी। और कुमार देवी से क्या हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो तुम्हारा, जैसे तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना होगी तुम्हारे साथ विवाह हो जाना। छोटी मोटी घटना है, बहुत बड़ी घटनाओं में नाम होता है। खुशी देख लो, विवाह का नाम सुन के चेहरे पे खुशी देखो। हाँ देख लो, क्या ये बाहर से क्या सर जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन अंदर से देखो, चेहरे की मुस्कान देख के तुम समझो, इसके मुस्कान की चमकान देख के समझो, इसको लग रहा है कि विवाह से बर्बादी होती है। ये बाहर से क्या, मुस्कान देखो, इसकी मुस्कान से पता लगता है। हाँ हंसाई आ रही है, उससे क्या, वो हंसाई नहीं है, ये खुशी है अंदर की। देखो सोच के कितनी खुशी होती है। सोचो इसको भी खुशी हुई होगी, नहीं हुई होगी। अब सोचो उस समय का सब बहुत बड़ा वंश होता था लिच्छवी वंश, बहुत ज़्यादा योग्यता थी उस समय लिच्छवी वंश की, है ना। इसका आगे जो बेटा होगा वो अपने आप को ये नहीं कहेगा कि हम गुप्त वंश के हैं, वो हम कहेगा हमारा संबंध लिच्छवी वंश से है, क्योंकि हमारी मम्मी वहाँ की है ना। तो तुम सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल ये लिच्छवी वंश रहा होगा, है ना। इसलिए लिच्छवी वंश ध्यान रखना। कुमार देवी कहाँ की थी, लिच्छवी वंश की थी। अगर ये आगे समुद्रगुप्त आएगा, वो अपने आप को कहेगा हम लिच्छवी दौहित हैं, है ना, कि लिच्छवी के हम नाती हैं, है ना। ऐसा छोटी मोटी बात है लिच्छवी वंश, हल्के में ना लेना इसको। तो इसका विवाह हो गया। और विवाह सभी, जैसे सबके जीवन में विवाह बहुत बड़ी घटना होती है, वैसे इसके भी जीवन में विवाह बहुत बड़ी घटना है। अब इस घटना पे क्या किया, इसने कहा कि इस घटना को यादगार बनाने के लिए, जैसे तुम लोग क्या करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करा लेते हो, है ना, पूरा फोटो शूट कराते हो, प्री वेडिंग शूट, और क्या फलाना ढमकाना, पूरा मतलब यादगार बनाने की कोशिश करते हो। जयमाल वगैरह घूमने वाला ऐसे पूरा सिस्टम होता है। हम ये सोचते हैं, हम जो देखते हैं तो हमको ये लगता है कि यार चक्कर कहाँ नहीं आ जाता है इनको, यहाँ देख देख के चक्कर आने लगता है इनको, वहाँ ऊपर घूमते घूमते चक्कर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है, उसको कुछ ना कुछ यादगार बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी यादगार बनाया। उस समय वो घूमने वाला स्टेज होता नहीं था, पता नहीं जयमाले वाला सिस्टम होता था कि नहीं होता था। कोई है उतना पुराना जिसको पता हो, ये बताओ आसाराम। जयमाला होता था तब, ये घूमने वाला सिस्टम ऐसे से होता था, ये नहीं होता था? बताओ बताओ, नहीं थे तुम? हमें लगा होते होगे भाई। इसने क्या किया, इसने सिक्के चलवाए। क्या कराया, अपने विवाह पे इसने सिक्के चलवाए, जिससे विवाह यादगार बन जाए। छोटी मोटी बात तो है नहीं विवाह, है ना, सबका होता भी नहीं। इसका हो गया तो इसको खुशी है, तो इसने क्या किया, सिक्के चलवा दिए, है ना। और सिक्के कैसे, ये देखो, मतलब अपने ही जलवे। सिक्कों का नाम रखा राजा रानी प्रकार सिक्के। कैसे सिक्के, देखो तुम्हारे क्वेश्चनों में से बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया, है ना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। किससे विवाह हुआ? कुमार देवी। किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। किस उपलक्ष्य में राजा रानी के सिक्के चलवाए? विवाह के उपलक्ष्य में सिक्के चलवाए, है ना। एक तरफ राजा का होता था, एक तरफ रानी का। जैसे अभी हेड होटल होता है, अभी तुम क्या करते हो, ऐसा सिक्का उछालते हो, हेड होटल आता है। उस समय पूछते थे राजा या रानी, जो जिसके में आ गया वो देखो कह रहा सर रानी, मतलब अभी इसको रानी चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आया? गिनना है।
अभी इसके बाद में आएगा इनका लड़का, विवाह हो गया तो लड़का होना स्वाभाविक है कि नहीं है। जैसे वो कहता है सर हमारे तो चांस ही नहीं है कि हम आगे पोलार्ड प्रथम द्वितीय बनाएं, तो उम्मीदें खो जाएंगी। थोड़ा उम्मीदें रखा करो खुद से। 11 टीम 11 रहेगी इसकी। कह रहा है सर तो क्या सबके नाम पोलार्ड रखोगे क्या? मतलब नहीं देखो, अगर 11 हो जाए तो सब में तो आसान रहेगा, क्रम से रख देना, पहला दूसरा तीसरा, सब ऑलराउंडर, ठीक है ना। तो पता है क्रिकेट की एक टीम बनाई गई थी एक बार, ऑलराउंडर रखे गए थे उसमें, सारे के सारे ऑलराउंडर रखे गए थे और वो टीम फ्लॉप रही थी। मतलब सारे विशेषज्ञ होना चाहिए, जरूरी है किसी एक विषय में तुमको विशेषज्ञ होना होता है ना। सारा ऑलराउंडर होके भी काम नहीं होता है, तुमको कोई ना कोई एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें तुम विशेषज्ञ हो। ऐसा नहीं काम चलता है कि तुम लगे ये भी कर ले वो भी कर ले। अरे कोच कितना भी तक क्या उनका कोच नहीं रहा होगा, हाँ खेलोगे वो बात अलग है, लेकिन तुम भी अगर ऑलराउंडर हुए तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। देखो तुमको हम बताते हैं यहाँ पे क्या होता है कि हर जगह उपलब्धि तुम्हारी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। किसी एक क्षेत्र में तुम्हारी उपलब्धि हो जाए उसी से तुम्हारा सारा काम हो जाता है। मान लिया तुम पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ने में ही इतने अच्छे हो जाओ कि उसी से तुम्हारा नाम हो जाए, उसी से तुम्हारी ज़िंदगी चलने लगेगी। खेलने में अच्छे हो तो केवल खेलने पे ही ध्यान दो, उसी से तुम्हारा नाम हो सकता है, उसी से तुम्हारी ज़िंदगी चल सकती है। पढ़ाने में अच्छे हो तो केवल पढ़ाने पे ध्यान दो, हो सकता है उसी से तुम्हारी ज़िंदगी चल जाए। एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हो जाओ, दुनिया उसी के नाम से जानेगी। अब सोचो खान सर के बारे में सब लोग जानते हो, पढ़ाने में इतना बेहतरीन है, अभी दूसरा भी कोई काम करने लगे, मान लिया परचून की दुकान भी खोल लें तो क्या चलेगा? बिजनेस करने लगे चलेगा? अगर मान लिया कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो क्या पढ़ाने पे इतना ध्यान दे पाएंगे? 2 साल बाद भूल जाओगे सब लोग, दूसरा कोई आ जाएगा उनकी जगह ले ही लेगा। वास्तविकता है ना, क्योंकि समय एक साथ नहीं रहता, वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, वो रुकेगा नहीं। और हर चीज़ में तुमको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ में परफेक्ट होगे तो फिर तुम किसी चीज़ के नहीं, किसी बेकार हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। सोचोगे ये भी कर लें वो भी कर लें तो नहीं चलोगे। एक काम पे फोकस करो जो तुमको करना है, हर जगह काम पे नहीं ध्यान देना चाहिए। जो तुम्हारा है उस पर ध्यान दो। तुम्हें लगता है तुमको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना, तो केवल इसी पे ध्यान दो। अभी बाकी चीज़ें होती रहेंगी, ऐसा थोड़ी ना ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। फिर आराम से खेलना है बुढ़ापे तक। हमने भी यही सोच के रखा, तुम्हें पता नहीं है हमें क्रिकेट खेलना कितना ज़्यादा पसंद है, हम पूरा दिन खेलने वाले लोग हैं। लेकिन अभी तुमको पता है लगभग हो गया मुझे 1.5 साल, मैंने प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेला है। हाँ 1-2 बार वो खेला, वो अलग चीज़ है, लेकिन 1.5 साल में सोचो 1-2 बार बहुत कम होता है जो। हाँ तो अभी देखो ऐसा नहीं कि सपना छूट गया है, खेलना मुझे अभी भी है ना, लेकिन क्या है अभी कुछ करना है, अपने काम पे लक्ष्य पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद खेलेंगे, पूरी ज़िंदगी है, साथ में मिलकर खेलेंगे सब लोग। या छुट्टियों पे तुम भी आना घर पे, तब गुरु जी आ गए, छुट्टी मिल गई है, आ जाओ फिर मिलकर टीम बना के खेलेंगे, है ना। अरे कहीं भी खेलेंगे तो खेलेंगे। अब देखो सक्सेस मिल जाएगी, टीम अपनी खुद की अपना ग्राउंड बनवा लेंगे, मिलने दो सक्सेस, बताना कुछ बनवाएंगे। तुम क्या टेंशन ले रहे हो, इधर समझा, है ना। अभी क्या करना है तुमको, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, इधर उधर बातों पे नहीं। ये समझ में आया? इनकी राजधानी कहाँ रहेगी? इनकी राजधानी कौशाम्बी रहेगी। इन्हीं के समय में हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास होगा। सबसे ज्यादा विकास हिंदू धर्म में गुप्त वंश में ही होगा। जितना तुम आज हिंदू धर्म के सारे त्योहार, सारी प्रथाएं जो भी तुम देखते हो आज जो तुमको लगता है कि ये हिंदू धर्म है, ये प्रथाएं हैं, वो वैदिक वाला नहीं है, वो शब्द गुप्त वंशों का है। जितना सब गुप्त वंशों ने प्रचारित किया है वही सारा कुछ हम आज लोग फॉलो करते हैं। जो भी तुम नवरात्रि देखते हो या जो भी त्यौहार मनाते हो वो सब इन्हीं का दिया हुआ है। होली, दिवाली, नवरात्रि यहीं से शुरू हुआ है। तुमने वेद इतने सारे पढ़े, डिटेल में कहीं मैंने तुमको बताया नवरात्रि मनाया जाता है, किसी वेद में लिखा नवरात्रि, किसी वेद में लिखा दीपावली, होली, है ना। रामायण महाकाव्य भी तुमको हमने पढ़ाया, हमने बताया कि राम आए थे तो दिवाली चालू हो गया। वो आए थे, एक बार उत्सव मनाया गया, पर वो हर साल सालाना होगा, वार्षिक तौर पे होगा, ऐसा तो कहीं नहीं था। ऐसा था कहीं? तो वहाँ वेदों में कहीं नहीं था। हमने तुमको पूरा वैदिक साहित्य पढ़ाया, पूरे वैदिक काल में तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो कल्चर था वो कल्चर सब कुछ छूट गया पीछे, वो कल्चर गया। क्योंकि उसके बाद में क्या आ गया? महाजनपद काल। और महाजनपद काल में ये सारा कुछ हो रहा है, मार धाड़ हो रही है। यहाँ पे बौद्ध धर्म ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे जैन धर्म का विकास हुआ, यहाँ पे विदेशी लोग आए, उनके भी धर्म आए। तुमने देखा अभी क्रिश्चियन धर्म वाले भी तो आए, ईसाई आए थे, है ना, सब देखे। पर तुमको हिंदू धर्म बहुत कम देखने को मिला, शुंग वंश के अलावा। शुंग वंश वाले आए, उन्होंने भागवत धर्म को बढ़ावा दिया, है ना। तो भागवत क्या है? उसी का एक संप्रदाय है, हिंदू धर्म का ही, है ना। लेकिन ये जब आएंगे गुप्त वंश वाले, ये हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास करेंगे। चारों तरफ तुम देखोगे गुप्त वंश में क्या होगा, इसमें हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा विकास होगा। इधर लिख दें, हिंदू धर्म का सर्वांगीण मतलब सबसे ज्यादा,
सर्वांगीण विकास होगा। किसका विकास होगा? हिंदू धर्म का। जो भी आज तुम हिंदू धर्म देखते हो वो सारा किसका कल्चर है? ये सब गुप्तों का दिया हुआ कल्चर है, ठीक है ना। उस समय हिंदू धर्म अपने उत्कर्ष पे था। तुम कह सकते हो हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्वर्ण काल था ये। हिंदू धर्म का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त वंश है ना। इसमें भी आगे भी पढ़ाएंगे तुमको चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। पढ़ो पहले, इतना छापो फिर बताते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। क्या होता है? घटोत्कच हो चुका। वो उनके अब्बू जान थे। चंद्रगुप्त प्रथम के अब्बू जान थे घटोत्कच। मतलब पूरा सिस्टम ही हिला पड़े। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब हम नए नए स्टार्ट किए थे तो दूसरी या तीसरी क्लास थी हिस्ट्री की, और हम लोग शायद वैदिक ही पढ़ रहे थे। तो हमारे एक सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, है ना। भारी भरकम शरीर वाले, तो उन्होंने लिए हुए, वो टकले थे और थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो भी ऐसे हंसा हंसा के खूब ज़्यादा मस्ती में पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ दिया। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में शायद नीचे बैठे कुछ लिख रहे थे तुम लोगों की तरह। हम भी चेपू आदमी थे, ऐसे बैठे लिख रहे थे। वो कुछ बताने में मजे में जुटे पड़े थे। और पहली मस्त ये अजीब बात ये थी कि हम आगे वाली सीट पे बैठे थे। मेरी आदत थी सबसे पहले आगे बैठने की, तो हम आगे वाली सीट पे बैठे थे। वो कुछ बता रहे थे, उन्होंने देखा कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, कहा कि कहाँ रहते हो? हमने कहा सर हरदोई में। कहा अच्छा बताओ। मुझसे पूछा शाहजहाँ के, नहीं शाहजहाँ पूछा था, शाहजहाँ के बेटे का नाम बताओ। हमने कहा जहांगीर। पूरी क्लास हंसने लगी। तो वही है, इनके साथ भी समुद्रगुप्त के बेटे, उनके चंद्रगुप्त बेटे का नाम घटोत्कच। तो चलता रहता है। मतलब अब क्या बताएं, ऐसा होता रहता है ना। कि कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, तो हम भी बहू थे कभी। हाँ, बहू भी कभी सास बनेगी। तो वही सिस्टम है पूरा। ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम भी वहीं थे, यहीं बैठ के हम भी पढ़े हैं। यहाँ तुम बैठे हो, कभी हम भी थे वहीं, और कभी जहाँ हम हैं यहाँ तुम आओगे कभी, है ना। सब लोग आओगे, सबको मौका मिलेगा। समुद्रगुप्त, है ना। ये इस गुप्त वंश में बहुत ही प्रतापी शासक है। समुद्रगुप्त छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये अपने आप में ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? क्योंकि इस बंदे ने, जो तुम भारत देख रहे हो, ये जो भारत देख रहे हो, ये कौन सा भारत है? ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत है या नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत है कि नहीं है? जितना, हाँ ये बात इसकी है। देखो उत्तर भारत पे तो सबने राज किया, मगध वाले भी आए, उत्तर भारत पे तो सबने राज किया। इसने उत्तर भारत, देखो इसके पास कुछ नहीं था, यहाँ से शुरुआत किया था, कौशाम्बी से शुरुआत वहीं से की थी। इसकी राजधानी केवल कौशाम्बी थी। उत्तर भारत में भी इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसके अब्बू जान चंद्रगुप्त प्रथम शादी कर लिया। उनके जीवन में सबसे बड़ी यही उपलब्धि थी, ठीक है ना। लेकिन इसके जीवन में कुछ नहीं था। इसने शुरुआत कौशाम्बी से की। इसने उत्तर भारत के 9 राज्य जीत लिए। कितने? 9 राज्य। तो उत्तर भारत में कितना जीता? उत्तर भारत में 9 राज्य जीत लिए। 9 राज्य मतलब समझते हो? पूरा संपूर्ण उत्तर भारत। तुमसे पूछा संपूर्ण उत्तर भारत को जीतने वाला गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। तुम देखोगे जितने भी इससे पहले मगध के हुए हैं सब उत्तर भारत में ही रहे हैं, कोई दक्षिण की तरफ बढ़ा ही नहीं। सातवाहनों को देखोगे दक्षिण की तरफ इधर बढ़े जरूर हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, लेकिन वो ऊपर पूरा खो के आए हैं, यहीं तक सीमित हैं। मतलब दक्षिण भारत ऐसा था कि उसको जीतना लगभग असंभव था, कोई नहीं जीतता था, क्योंकि सब पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे सब पहाड़ी पहाड़ हैं। तुम इधर मैदानी इलाके में रहने वाले उधर पहाड़ों में नदियों के बीच में जाकर के इतनी आसानी से जीत नहीं सकते। जैसे अफगानिस्तान जीतना लगभग असंभव है, कभी कोई जीता ही नहीं है अफगानिस्तान को। रूस वाले आए, उनको मार के भगा दिया। अमेरिका 2022 में अभी देखा तुमने जनवरी फरवरी में, अभी छोड़ के गया। 20 साल तक लगातार अमेरिका झुका रहा वहाँ, पूरी अमेरिका की सेना। लगभग इतने में एशिया के देशों का डेवलपमेंट हो सकता था अच्छा खासा, जितना खर्चा अकेले 20 सालों में अमेरिका ने वहाँ किया है अफगानिस्तान में सेना पर केवल, और फिर भी अफगानिस्तान के लोगों को हरा नहीं पाया। और ऐसे लोगों को जो केवल एक विद्रोही संगठन है, उनके पास हथियार भी नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के, तालिबानी तमीज भी नहीं है कि स्कूल कॉलेज में घुस जाते हैं तो बच्चों के घूमने वाले झूले में बैठ के आराम से टिक 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 करते हैं। वैसे लोग 20 सालों तक अमेरिका की सेना, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना, 20 सालों तक लगी रही और हरा नहीं पाई, आखिरी में मैदान छोड़ के भाग गई। अभी तुम्हारे सामने की घटना है 2022 में ही, शुरुआती दौर में। तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको जीतना वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार आसान नहीं होता है, क्योंकि क्या है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उससे परिचित हैं। जैसे तुमने हल्दी घाटी देखा, हल्दी घाटी में उनको पता है, महाराणा प्रताप को सब पता है वो कैसा क्षेत्र है। चंबल का इलाका सारा उनका देखा पड़ा है, कहाँ पे नदियाँ होंगी, कहाँ पे घाटियाँ होंगी, कहाँ पे पहाड़ होंगे, कहाँ छुपना, सब कुछ उनको पता है।
अकबर नहीं जानता वहाँ, कोई नहीं जानता वहाँ, वो जीत लेते हैं, ऐसे फंसाते हैं। तो जहाँ पहाड़ बैठा होते हैं वहाँ जीतना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये बंदा दक्षिण भारत पे भी विजय प्राप्त कर लिया। क्या किया? दक्षिण भारत भी जीता। इसके लिए उतना कठिन नहीं था। हमने कहा अपने आप में ब्रांड है, छोटी मोटी चीज़ नहीं, ब्रांड कहते तो समझो। जैसे जिज्जी को कहते हैं ना, इंदिरा जिज्जी, अपने आप में ब्रांड है तो वो हैं। अमेरिका के एक बार प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को मजाक उड़ाने के लिए कहा था, अपने दूत को भेजा, कहा कि क्या वहाँ हम आपके यहाँ आएंगे तो भाषण में, संबोधन में आपको हम मैडम कह के बुला सकते हैं? मैडम मतलब कोई पर्सनली अपनी अली को कहता है मैडम, है ना। तो उन्होंने उस मजाक में ऐसे कहा, क्या आपको हम मैडम करके संबोधित कर सकते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो हमारे ऑफिस में हमको लोग सर कहते हैं। तो वो जिज्जी हैं, मतलब ब्रांड थी वो, ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी ना है उनकी, ऐसा थोड़ी ना उनको जिज्जी कहते हैं। तो दक्षिण भारत किसने लगभग 12 राज्यों को जीत लिया। कितने? छोटा मोटा ब्रांड नहीं, बहुत बड़ी। लगभग इसने क्या किया? पूरा दक्षिण भारत भी जीत लिया। छोटी मोटी जगह कहीं कहीं पे बीच बीच में रह गई, वो अलग चीज है। लगभग पूरा दक्षिण भारत जीत लिया। कहते हैं पुराणों में इसकी गाथा मिलती है। कहाँ मिलती है? पुराणों में। उसमें कहते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। किसका? 3 समुद्रों का पानी पीता है। ये हमको जानकारी कहाँ मिलती है? अब 3 समुद्र का पानी पीता है तो सोचो कितना शौकीन घोड़ा होगा। आज सुबह उठेगा तो क्या कहेगा? अरब सागर में पानी पियेंगे, दोपहर में हिंद महासागर में पानी पियेंगे, शाम को बंगाल की खाड़ी में पानी पियेंगे। शौकीन ही देख रहे हो, लेकिन समझ रहे हो ऐसा कहे नहीं, ऐसा होगा। 3 समुद्र यही तो हैं आसपास। अब कहाँ चला जाएगा? इधर प्रशांत महासागर जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ पिएगा। 3 समुद्रों का पानी पीता है, मतलब समझ रहे हो? 3 समुद्र। जैसे तुम्हारे घर में 3 फ्रिज रखे हो, तुम तीनों में पानी पी रहे हो। हाँ, इसमें क्या है कि ये वाला पूरा एरिया कहा जाता है समुद्रगुप्त के कब्जे में था, और पानी तुम वहीं पी सकते हो जहाँ पे तुम्हारा कब्जा होगा। ये बात है कि अगर तुम्हारा इधर कब्जा नहीं है तो तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। किसी दूसरे के घर में जाके फ्रिज से बोतल निकाल सकते हो, बहुत मारेगा, बच के रहना, ऐसी घटनाएं नहीं करना। कर सकते हो, जो देखो दोपहर में सब सो रहे हों, दरवाज़ा खुला मिल जाए, आराम से जाओ, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं निकाल लो, पानी निकाल लो, सब ले कर सकते हो। तो तब जब क्या हो, सामने वाला सो रहा हो। बात समझ रहे हो? इधर हिंद महासागर में पानी पिएगा। कैसे पिएगा? क्योंकि क्या है, ये भी इधर का इसका कब्जा है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी का पानी भी पी सकता है, क्योंकि इधर इसका कब्जा है। तभी तो पानी पिएगा, ऐसे पी लेगा नहीं। तो यही बात कही है पुराणों ने कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। ये बात है। अपने आप में बहुत बड़ा शासक तो हो ही गया। कितना साम्राज्य जीता इसने, छोटे से स्टार्ट किया कौशाम्बी से, और इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिया। तो छोटी मोटी चीज़ तो होगी नहीं, बड़ी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ में ये कविराज भी है। क्या है? कविराज भी है। क्यों? क्योंकि ये कविताएं भी लिखता है। क्या लिखता है? कविताएं। मतलब देख रहे हो, थोड़ा सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि एकदम मार पीटा शौक टाइप नहीं है कि मारेंगे पीटेंगे तो केवल मारेंगे पीटेंगे, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। शौकीन टाइप का आदमी है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है ऐसे कृष्ण करके कुछ है अभी बता देंगे, है ना। तो कृष्ण करके कुछ नाम है, उसकी पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके समय में तुमको हम बताते हैं। अच्छा, इसको ये अपने आप को पता है, ये अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। हाँ, क्या कहता था? ये स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहता था। आइए बताते हैं। दोहित्र का मतलब होता है नाती, नाती, है ना। क्योंकि इसकी माता कौन थी? माता थी कुमार देवी, और कुमार देवी लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी, है ना। तो कुमार देवी लिच्छवी वंश से है, इसलिए वो क्या कहता है कि हमारी माता का रिश्ता कहाँ से है? लिच्छवी वंश से है। इसलिए हम क्या हुए? लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी के नाती हैं। मतलब अपने वंश का इतना ज़्यादा घमंड है नहीं, क्योंकि इसके अब्बू जान लोगों ने ज़्यादा कुछ विशेष किया नहीं। चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त प्रथम, वो भी कुछ ज़्यादा किए नहीं। श्रीगुप्त, घटोत्कच कुछ ज़्यादा किए नहीं। यही है जिसने करना स्टार्ट किया है। तो ये क्या है? ये बड़ी चीज़ है। तो इसको अपने वंश पे इतना घमंड नहीं था, बल्कि अपनी माता के वंश पे था, क्योंकि उसका पहले से बहुत ज़्यादा नाम था। ठीक है ना। इसको देखो, इसको कहते हैं धरड़ी बंध। क्या कहते हैं? धरड़ी बंध। धरड़ी बंध मतलब क्या? धरड़ी मतलब होता है धरती, बंध मतलब बांधने वाला, कि पूरी धरती को बांधने वाला कौन है? समुद्रगुप्त। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
धरतीबंध। धरतीबंध से ये पूरी धरती का मतलब नहीं था, धरती का मतलब इतना, हिंदुस्तान को पूरा एकजुट करने वाला कौन सा शासक होगा? समुद्रगुप्त। क्योंकि कोई भी, जितने मगध तुमने देखा इधर अफगानिस्तान तक पहुंच गए, ईरान तक पहुंच गए, लेकिन कोई दक्षिण में नहीं आया। इसलिए पूरे दक्षिण भारत तक को जीतने वाला, पूरा भारत को भारत बनाने वाला कौन सा राजा होगा? वो समुद्रगुप्त का, जिसने पूरे भारत को जीत रखा है। ठीक है ना? तो अपने आप को क्या कहेगा? लिच्छवी दोहित्र कहलाता था, और ये धरतीबंध भी था। इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी इसके जैसा था, वो भी कभी हारता नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य उसका भी था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसको भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो इसको भारत का नेपोलियन कहा है बीएस स्मिथ ने। किसने कहा है? एक इतिहासकार हैं, कौन? बीएस स्मिथ। उन्होंने कहा है इसको भारत का नेपोलियन। इसने अपने समय में बहुत सारे सिक्के चलवाए, जैसे इसके अब्बू जान ने चलवाए थे राजा रानी प्रकार के सिक्के, वैसे इसने भी चलवाए। इसने क्या किया? इसको वीणा बजाने का बहुत शौक था, तो वीणा बजाते हुए सिक्के बनवाए, सिक्के छपवाए। क्या किया? वीणा बजाते हुए। ये सिक्के हैं, यहाँ से सिक्के स्टार्ट है। ठीक है? समुद्रगुप्त ने क्या किया? सिक्के चलवाए, खुद वीणा बजाता था। वीणा क्या है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, इससे पुराना कोई वाद्य यंत्र नहीं है। सबसे पहले यही वाद्य यंत्र हुआ करता था। कौन? वीणा। वीणा तुमने देखा होगा, सरस्वती जी की जब मूर्ति, कोई फोटो वगैरह होती है तो उसमें वीणा लिए होती हैं, वही वाला, जिसको इसका शौकीन था। ये केवल लड़ना ही नहीं आता था, इतना साम्राज्य जीता, केवल लड़ना नहीं आता था, संगीत का भी शौकीन था, कविताएं भी लिखता था। इसके समय पे एक इसका हुआ करता था कवि, जिसका नाम था हरिसेन। पता है? हरिसेन इसी का दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ था। इसको कहते हैं, इसको कहते थे महासंधि विग्राहक। क्या कहते हैं? महासंधि विग्राहक। ये क्या होता है? महासंधि विग्राहक क्या होता है? बताओ। जीरो नहीं, बताओ। महासंधि विग्राहक का मतलब होता है, संधि तो समझ में आता ना, समझौता। तो जो समझौता करवाता हो उसको कहते हैं महासंधि विग्राहक। तो इसको किसी भी साम्राज्य के साथ समझौता करना होता था, तो वो समझौता कराने कौन जाता था? हरिसेन जाता था। तुमने जितने दक्षिण के भारत देखे, दक्षिण भारत के जितने साम्राज्य देखे, 12 साम्राज्य, 12 राज्यों पर इसने शासन किया। इससे लड़ा नहीं है वो, इनको डराया है। कहा कि देखो, उत्तर भारत के 9 राज्यों को मैंने मिला लिया है, बड़े बड़े थे। कहा इतने बड़े राज्यों को मैंने जीत लिया है, चाहो तो तुमसे भी लड़ सकते हैं, लड़ना चाहो तो बताओ हार जाएं, वैसे अगर मिलना चाहो तो ऐसे ही मिल जाओ, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहना। तो बहुत सारे साम्राज्यों ने मिलना स्वीकार किया। दक्षिण भारत के जितने भी राजा हुए हैं, इधर का पूरा साम्राज्य जो 12 राज्यों को मिलाया है इसने, ये लड़के नहीं मिलाया है, इसने क्या किया? संधि कर ली, उसको अपने में विलय करा लिया है। ठीक है ना? उनका अस्तित्व खत्म कर दिया, कहा प्यार से मिल जाओ, नहीं तो फिर हम हथियार भी चलाना जानते हैं, डरा डरा के। और ये काम करता कौन था? हरिसेन करता था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? महासंधि विग्राहक। ये क्या है? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। क्या है? दरबारी कवि। तो तुमसे पूछा जाएगा हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अच्छा, जितने भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की है, तो विजय की सारी गाथाएं इसने लिखी है हरिसेन ने। यह जानकारी हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति का क्या है? ये एक अभिलेख है। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। किसका अभिलेख है? तो हरिसेन का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया अभिलेख है, जहाँ से हमको समुद्रगुप्त के विजय गाथा की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो इसने दक्षिण भारत के राज्यों को मिलाया है, ना कि इस पे विजय प्राप्त की है। ठीक है ना? यहाँ तक उसका साम्राज्य आ गया था। वीणा बजाते हुए इसने अपने सिक्के छपवाए, अपनी फोटो ऐसे खिंचवाई जैसे मोदी जी खिंचवाते हैं, है ना? और वो क्या रिफाइंड देते हैं, उस पर अपनी फोटो लगवा लिए हैं, है ना? चना देते हैं, उस पर भी अपनी फोटो लगवाए हैं। बस गलती ये हो कि मोदी जी को चाहिए था उस पर चने पे फोटो छपवाते, जैसे पैकेट में छपवाने से क्या है, चने पे छपवाते। अरे निर्मला सीतारमण जी तमिलनाडु में पहुंच गई, वहाँ कह रही हैं कि वहाँ पे कुछ बढ़ रहा था, शायद राशन ही था, डीएम को हड़का दी कि यहाँ पैकेटों पे अनाज पे इस पर मोदी जी की फ़ोटो कहाँ नहीं है। डीएम भी भैया छोटी मोटी चीज़ है नहीं, डीएम को बहुत हड़का दी, बड़ा बवाल हो गया। उसने क्या किया? सिलेंडरों पे फ़ोटो छपवा दी, गैस सिलेंडरों पे, उस पर लिखवा दिया 1150 रुपये मोदी बाबा की तरफ से। मतलब इतना महंगा कर दिया सिलेंडर, सब मोदी, उस पर छपवा दिया। कहा लो मतलब छोटी मोटी चीज़ें नहीं है ये, है ना?
तो ये है सिस्टम। वीणा बजाते हुए इसने अपने फोटो छपवाई, तो वीणा बजाते हुए कितने अपना सिक्के चलवाए? समुद्रगुप्त ने। इसने सैनिक वेशभूषा में अपनी फोटो खिंचवाई, कैसी? सैनिक वेशभूषा में। सैनिक वेशभूषा समझते हो? जब लड़ने जाता है तो सैनिक वेशभूषा में रहता होगा। वेशभूषा मतलब ड्रेस, तो सैनिक वाली ड्रेस पहन लेना वो अलग ड्रेस होती है ना। पूरा पहले तलवार वलवार चलती थी तो क्या होता था कि कवच वच पहनना पड़ता था, है ना, हेलमेट लगाना पड़ता था, क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ वाला हेलमेट, है ना, लेवल 3 का, है ना। तो लेवल 3 वाला हेलमेट पहन के फोटो खिंचवाई, और वो फोटो कहाँ लगवाई? अपने सिक्कों पे लगवाई, ठीक है ना। तो सैनिक वेशभूषा के सिक्के किसने चलवाए? समुद्रगुप्त ने। वीणा बजाते हुए फोटो किसकी छपी हुई सिक्कों पे? समुद्रगुप्त की छपी है। लेकिन इसके समय का सबसे फेमस जो सिक्का था उसको कहते हैं मयूर शैली का सिक्का। कैसा सिक्का? मयूर शैली का सिक्का। इसमें मोर छपे हुए थे। क्या छपा हुआ था? मोर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मयूर शैली के सिक्के। ये सबसे प्रसिद्ध हैं, है ना। सबसे प्रचलित सिक्के कौन से हैं समुद्रगुप्त के? तो मयूर शैली के सिक्के सबसे प्रचलित हैं। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने चलवाए? समुद्रगुप्त ने चलवाए। अच्छा, इसी के समय में श्रीलंका का एक दूत आया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान इधर, इसके इधर नीचे श्रीलंका। क्या दिखा? इसके इधर यहाँ पे तुमको मिलेगा ऐसे राम सेतु, ठीक है ना। श्रीलंका के एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक दूत भेजा था। क्या भेजा? दूत। क्यों भेजा? क्योंकि वो यहाँ इधर आकर, इधर बिहार राज्य पड़ता है, बिहार में एक जगह है बोध गया। क्या नाम है? बोध गया। अब बोध गया किसके लिए फेमस है? भगवान बुद्ध के लिए फेमस है ना। भगवान बुद्ध ने वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तुमको पता है अशोक के समय में उसने श्रीलंका में अच्छा खासा प्रचार कर दिया था बौद्ध धर्म का। तो अभी शासक होंगे वो किसके होंगे? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के शासक थे श्रीलंका में, उन्होंने अपना एक दूत भेजा था समुद्रगुप्त से परमिशन मांगने के लिए कि हमको परमिशन दी जाए और हम बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं। अगर श्रीलंका का शासक डायरेक्ट आता और यहाँ मंदिर बनाने लगता तो क्या छोड़ता? सैनिक वेशभूषा में फोटो छपवाने वाला आदमी छोड़ेगा ऐसे? पूरा हेलमेट निकाल के वही मारेगा, लेवल 3 का हेलमेट, यही कूच के मारेगा। समझ रहे बात? तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आया, उसने क्या किया? अपना दूत भेजा, उससे परमिशन मांगी कि हमको बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाना है, उसकी परमिशन दो। बताइए परमिशन देगा या नहीं देगा? दे देगा, है ना। क्योंकि क्या है, तुम कितना भी हो, विकासशील आदमी जो होता है वो थोड़ी बहुत चीज़ों को इग्नोर करता है। आओ विकासित तो होगा, तुम बनवाओ आके हमारे यहाँ, है ना। इसके समय में यहाँ हिंदू धर्म का खूब प्रचार हुआ। इसके बाद आएंगे इसके और संतानें, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। पहले इतना देखो, ये समुद्रगुप्त पूरा समझ में आया? यही है समुद्रगुप्त यहाँ, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस उनसे ये पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसके बारे में ये मिथ है या प्रचलित वाक्य है कि समुद्रगुप्त का किसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था? समुद्रगुप्त। ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने दक्षिण पे भी अपना कब्जा कर लिया? तो समुद्रगुप्त है, ठीक है ना। यही सारी बातें। अच्छा, कविराज किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। कहीं पे लिखा था हमने, कहाँ लिखा? ये लिखा है ना। इसकी पुस्तक यार हमको याद नहीं आ रही है, कुछ ग्रहण करके है, हमको याद नहीं आ रहा कौन सी पुस्तक है, पर तुमको हम बता देंगे। इतना समझ में आया पूरा? तो समुद्रगुप्त जैसा तुम, समुद्रगुप्त अच्छा लगा कैरेक्टर? अच्छा लगा? पूरी मूवी का सीन है पूरा, है ना, सारे गुण हैं इधर। ये क्या? अच्छा हाँ, कृष्ण चरित्र क्या है? लिख लेना, कृष्ण चरित्र। देखो लड़ भी रहा है ना, रणनीति भी है, हरिसेन को भेजकर मिलवा भी रहा है अपने साम्राज्य में, इधर पुस्तकें भी लिख रहा है, इधर क्या कर रहा है? वीणा भी बजा रहा है, इधर मयूर शैली के सिक्के भी चलवा रहा है। मतलब पूरा एकदम भौकाली टाइप का शासक है, भौकाल बना के रखा है पूरा। समझ रहे हो? तो पूरा ठीक ठाक आदमी है। छापो इसको, इतना समझ में आ गया होगा ना। अगली क्लास में देखेंगे इसे और मज़ेदार कहानियाँ।